हेलो। हेलो। हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, बट थोड़ी टॉन्सिल्स फील हो रहे हैं मेरे को गले में। कोई नहीं, आज पढ़ेंगे अपन। दो तीन बच्चियां हैं, उन्होंने कहा कि ओरियंगटोमी, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, आपने इस सब पे लेक्चर नहीं बनाया। अरे भाई, जो मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक बनाया था वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल का था। ज्यादा लेवल का था ही नहीं। हमें 12th में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, ये तो सबने ही पता होगा। आई थिंक वो स्टूडेंट्स 12th के हैं, वो 10th के स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। बट अदरवाइज अपन, मैंने सोचा चलो इतनी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आ ही रही है इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में, तो चलो अब कर ही लेते हैं अपने चैप्टर। एक सेकंड में। हम्म, वैसे तो मैं, मेरे लिए तो हर दिन संडे है, मैं हर दिन आलसी रहती हूँ, बट आज मेरे को नींद आ रही है। चलिए जी, कहाँ पढ़ रहे थे अपन? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। वैसे मैं ये चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ाने वाली थी, मैं आपको नेक्स्ट मंथ, जब हमारी ह्यूमन फिजियो कंप्लीट होने को आएगी, 11th की ह्यूमन फिजियो कंप्लीट होते ही हम 12th की ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करते। बट कोई नहीं, आज संडे है, मैंने सोचा 4 लेक्चर लगेंगे, 4 घंटे क्लास लेके, एक एक घंटे का शॉर्ट लेके आपको पढ़ा देते हैं। चलें। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th, मैं पहले लिख देती हूँ ये क्या है। क्लास 12th, ओके बच्चों। हाँ, वन मोर थिंग, कोई बकवास कमेंट नहीं करेगा इस वीडियो पे। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है भाई, मतलब ऐसा वो पढ़ाने का। बट भाई, हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमें सब पता है, हमारी बुक्स में हमारे गवर्नमेंट पागल तो है नहीं जो आपको बुक्स में ये सब लिख के दे रही है। अ, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं, अब इमेजेस तो दिखानी पड़ेगी, मैं इमेजेस दिखाऊं तुम, मतलब पता नहीं, बॉयज, स्पेशली बॉयज कोई फालतू का कमेंट करेंगे मैं ब्लॉक करवा दूंगी। फिर पढ़ते रहना तुम बकवास। ओके। तो मैं पहले ही बता रही हूँ, नो बकवास। अपना जो सिलेबस है उसमें नीट में, मेडिकल, किसी भी मेडिकल एंट्रेंस में जो भी अपना एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उसको पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा ना रट्टाफिकेशन वाला चैप्टर, इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगा कि होता क्या है कि जब हम जैसे विजुअलाइज करते हैं चीजों को तो हमें ज्यादा याद होती है, इसलिए मैंने इमेजेस ली हैं ताकि आपको याद हो जाए। ओके बच्चों। हाँ जी। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्लास 12th, चलें। अब आता है अपना। हाँ जी। अब स्टार्ट करते हैं इसे, 12th के बेसिस का है ये। 10th वाले बच्चे ना देखें, अगर कोई 12th का बच्चा है तो जरूर देखें। 10th का बच्चा वो ना देखे। 10th के बच्चे के लिए मैंने पहले से रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक डाला हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। हाँ जी। अब स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए, बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए, या फिर नीट वाले बच्चों के लिए, या फिर अदरवाइज कोई भी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करे उनके लिए है ये। अब देखें। देखें, WHO ने क्या डेफिनेशन दी है। WHO है, अपनी WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसने क्या बोला है कि किसी भी ह्यूमन को हम हेल्दी कब मानेंगे? हेल्दी तब मानेंगे जब वो कैसा हो, फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल, इमोशनल। हमने ये बोला था कि अगर अपना कोई भी ह्यूमन है, वो ऐसे क्या है, इस बेसिस पे क्या है, हेल्थी है। ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली हेल्थी हो, मतलब फिजिकली हेल्थी होना ही सिर्फ हेल्थी नहीं है। जैसे फिजिकली हेल्थी कोई भी हो सकता है, मान लो उसको कोई डिसऑर्डर नहीं है, बट वो मेंटली इलनेस का मतलब कहते हैं शिकार है, जैसे मोस्ट कॉमन डिप्रेशन, ये सब चीजें। अब डिप्रेशन जैसी चीजें आजकल आम हो गई है, लोग एक दूसरे की लाइफ में बहुत इंटरेक्ट करते हैं, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है औरों की लाइफ को ऐसे डिस्टर्ब करके। खैर, होते हैं कई मीस ने। चलें जी। देखिए, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने सबसे पहले पढ़ा कि अपना जो WHO है उसने क्या बोला कि कोई भी ह्यूमन जो है, कोई भी ह्यूमन रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कब होगा, रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कब होगा। हमारी डेफिनेशन में तो वही रिप्रोडक्टिव हेल्थी है जिसके बच्चे हो। कॉमन सोसाइटी में अगर हम देखें कि हम जैसे हमारे लिए तो वही हेल्दी है जिसके बच्चे हों, उसको कोई डिसऑर्डर ना हो, फिजिकली हेल्दी, उसको डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, ऐसा हम हेल्दी मानते हैं। लेकिन अपनी WHO कहती है कि रिप्रोडक्टिव के एक्सपेक्ट है, रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ के कुछ एक्सपेक्ट है, जैसे फिजिकली वो वेलबींग होना चाहिए। फिजिकली वेलबींग का मतलब क्या है,
उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उन्हें बेबी कंसीव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको कहेंगे हम फिजिकली हेल्थी। बिहेवियरल हेल्थी क्या कहेंगे? देखें, बिहेवियरल हेल्थी का मतलब क्या है? देखें, आज ये दोनों चीजें साथ में है। अगर किसी इंसान का बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो सोशली भी ठीक नहीं है। जैसे कुछ साइकोस होते हैं, साइकोस जो क्राइम करते हैं, लाइक रेप, सेक्सुअल असोल्ट बच्चों के साथ, मे बी और फीमेल्स के साथ। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका बिहेवियरल एक्सपेक्ट जो है रिप्रोडक्शन का वो सही नहीं है। क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट है वो बिहेवियर को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। जैसे मान लो कोई जैसे आजकल हम अपने आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो हमें दिखते नॉर्मल है, लेकिन वो अच्छे नहीं है। अच्छे इन द सेंस कि वो बुरे हैं, उनका सेक्सुअल एक्सपेक्ट गलत है। मान लो कि आप उनके पास खड़े हैं तो उनका माइंड सेट ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ सेफ फील कर सको, क्योंकि उनके दिमाग में ये सेक्सुअल थॉट्स चल रहे होते हैं। इसी वजह से धीरे 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 उनके बिहेवियर में चेंज आते 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 वो कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं। और जैसे ही क्राइम होगा वो एक सोशल इशू बन जाएगा। तो हमारा सोशल एक्सपेक्ट भी रिप्रोडक्शन में कंट्रोल होता है। फिर आता है इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? इमोशनल एस्पेक्ट का मतलब ये है कि मे बी अ फीमेल, मे बी अ मेल which is not comfortable in doing a sexual intercourse. Are you understanding my point what I am saying to you? मैं कह रही हूँ कि अगर कोई मेल या फीमेल वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसको किसी तरह के खौफ है, उसको किसी तरह का डर है, लाइक उसको लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब वो इन सब की फीलिंग्स को मतलब अपने अंदर एक्यूमुलेट ही नहीं कर पा रहा, जो फीलिंग्स एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो उसका इमोशनली भी वो ठीक नहीं है। तो अगर हम किसी इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्थी कहना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या है, वो फिजिकली हेल्थी होना चाहिए, उसका बिहेवियर नॉर्मल होना चाहिए, वो लस्ट से भरा नहीं, कहते हैं ना हवस, वैसा नहीं होना चाहिए। और सोशली हेल्दी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कहीं कहीं क्राइम करता फिर रहा है, लड़कियों को छेड़ता फिर रहा है, लड़कियां लड़कों को छेड़ती फिर रही है, इन सब के चक्कर में वो किसी को मोलेस्ट कर रही है या फिर कोई और किसी को मोलेस्ट कर रहा है, मतलब सोशली वो कोई ना कोई क्राइम कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फिर आता है अपना इमोशनल, इमोशनल इन द सेंस कि जो जो फीलिंग्स होती हैं वो फीलिंग्स उसके अंदर होनी चाहिए। ये इमोशनल हेल्थ जो होती है किसी इंसान की वो डिपेंड करती है उसके पास्ट ट्रोमास के ऊपर, चाइल्डहुड ट्रोमास के ऊपर, या फिर कोई भी प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या पढ़ेंगे हम, आगे अपनी जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट इंडिया, जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट फर्स्ट उन कंट्रीज में से हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन को सोशल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तेज तेज बोल रही हूँ क्या मैं, चलो स्लो स्लो पढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल बनाया। उसने कहा, मतलब अपनी गवर्नमेंट ने कहा, रिस्पेक्टेड गवर्नमेंट, जब राजीव गांधी थे तब की बात है ये, वो चाहते थे कि हमारी जो सोसाइटी है वो रिप्रोडक्टिवली हेल्थी रहे। रिप्रोडक्टिवली हेल्थी का मतलब क्या है कि उन्हें किसी भी तरह की डिजीज ना हो, कोई भी सोशली ऐसा क्राइम ना हो जो सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड है, या फिर कोई भी इंसान ऐसी मेंटल इलनेस का शिकार ना हो जो सेक्सुअल थॉट से रिलेटेड है। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अपना सोशल गोल बनाया। उन्होंने कहा एक दो इंसान के ठीक रहने से नहीं होगा, हमारी पूरी कंट्री में लोग ठीक होने चाहिए। मतलब वो चाहते थे कि हमारी कंट्री में लोग सेक्सुअली हेल्थी होने चाहिए। देखो जो लोग सेक्सुअली हेल्थी होंगे ना, उनका आने वाला फ्यूचर उतना ही ज्यादा हेल्थी होगा, बिकॉज ये सेक्सुअल एक्सपेक्ट है जो हमारी बॉडी में है, वो हमारी हर चीज को अफेक्ट करता है, हमारी हर फिजियोलॉजी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो आपको आ रही है बात समझ में? ओके। तो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो था, फर्स्ट प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया वो था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या था बच्चों? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। और अपने एग्जाम में इसकी डेट पूछी जाती है
जो अपना फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। किसमें? 1951 में। अगर किसी को पता हो, जब अंग्रेज भी थे हमारे देश में, जब उन्होंने हमारे देश को इन्वेड किया हुआ था, तब भी सोशल इशू था अपना रिप्रोडक्शन। तो उस टाइम भी बहुत सारे टेस्ट होते थे, सिफेलिस का टेस्ट होता था, बहुत सारे। सिफेलिस का टेस्ट तो बहुत पुराना टेस्ट है, अंग्रेजों के टाइम में होता था। अंग्रेज भी ये सब अपने इंडियन का टेस्ट करवाते थे। ओके, तो 1951 में जब जैसे 1945 में तो सॉरी 1947 में तो अपना देश आजाद हो गया था। तो हुआ क्या कि उसके बाद अपनी गवर्नमेंट आई। उन गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक मिनट रुको, मैं इस चीज को पहले हटा दूं, ये बार बार में मेरे को इश्यू देती। हाँ जी, उन्होंने क्या किया कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आया अपने इंडिया के अंदर। ये अपना फर्स्ट प्रोग्राम था जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल की तरफ लेके जा रहा था। तो इसकी डेट पूछी जाती है, तो इसकी डेट आपको याद होनी चाहिए, 1951। ठीक है, और ये जितने भी प्रोग्राम हैं, ये जितने भी प्रोग्राम हैं, बी इट ये जितने भी मतलब जैसे कि सेक्सुअल प्रोग्राम्स हैं, जैसे एड्स का टेस्ट, HIV का टेस्ट, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ के साथ बच्चों की केयर, मैटरनल केयर, और जितनी भी सारी चीजें हैं, ये बच्चों का टीकाकरण, वैक्सीनेशन, ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन या किस प्रोग्राम के अंडर आती है? ये आती है RCH। ये क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ओके बच्चों, ये किसके अंडर आती है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। पहले इसका लोगो था, जैसे लोगो होता है ना हर एक चीज का, तो इसका लोगो था एक, उसका इमेज शायद इसमें मैंने क्रॉप करके नहीं लगाया, शायद मैं भूल गई हूँ, बट देख लेना तुम। फिर बाद में अभी रिसेंटली इसका प्रोग्राम का 3-4 साल पहले ही हमने इसका लोगो चेंज किया है। तो जैसे वो तुमने देखा, वो एक लोगो ही है, तुमने देखा होगा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो पेंसिल होती है, पेंसिल के ऊपर 2 बच्चे बैठे होते हैं, तो वो भी एक तरह का लोगो ही है। ये सारे लोगोस जो किसके हैं? ये प्रोग्राम्स के लोगो हैं। तो जितने भी प्रोग्राम हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के ऊपर लेके आ रही है, वो किस प्रोग्राम के अंडर है? वो है RCH प्रोग्राम के अंडर। RCH की फुल फॉर्म क्या है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो चलो बच्चों, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। देखें, ये अपने इंडिपेंडेंस के टाइम का है, देख लो, इंडिपेंडेंस के बाद का देखो, 1966 लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है? दिख रहा होगा, हाँ, मेरे को इधर ब्लर दिख रहा है, बट तुम्हें सही दिख रहा है। हाँ जी, तो इसमें देखो, परिवार नियोजन कीजिए, परिवार नियोजन सप्ताह, फैमिली प्लानिंग, प्लान योर फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वीक। तो देखो, हमारी इंडिया में कितने सालों पहले से फैमिली प्लानिंग जैसी चीजें आई हुई है। आज हम कहते हैं कि मतलब फैमिली प्लानिंग इतना सोशल हो गया है, बट ये अपने इंडिपेंडेंस के टाइम से ही शुरू है इंडिया में कि फैमिली प्लानिंग इज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट टू बी अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। ओके बच्चों, तो देखो ये दिख रहा होगा, ये 1966 का एक पोस्टर है, मतलब एक लोगो है, जिसमें देखो 2 बच्चे हैं, दिख रहे हैं? 2 बच्चे हैं, और वो 2 हस्बैंड वाइफ है। ओके, अब 1-2 चीजें और दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए, इस पे लिखा हुआ है, जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। ये अपना एक लोगो है, जो रिसेंट लोगो है, जिसमें फैमिली प्लानिंग के लिए देखो, इसमें पहले कहते थे हम 2 हमारे 2, लेकिन आज जो रिसेंट लोग अपना स्लोगन हो गया है, वो है हम 2 हमारा 1। क्योंकि हम 2 हमारे 2 को किसी ने फॉलो नहीं किया, बहुत कम लोगों ने फॉलो किया। हुआ क्या? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किसे बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन आ गई है कि हर चीज के लिए कंपटीशन बढ़ गया, खाने के लिए, रहने के लिए, और जॉब तो बच्चों को मिल ही नहीं रही। चलें? हाँ जी, और 1-2 और दिखाती हूँ मैं आपको। देखें, नहीं ये तो नहीं, देखें, ये भी अपना फैमिली प्लानिंग का लोगो था उस टाइम का। देखो, हम 2 हमारे 2, ये हस्बैंड वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं। तो समझ में आया, हम 2 हमारे 2 जैसा फैमिली प्लानिंग वाला सिस्टम जो है, ये इंडिया में पहले से है। ठीक है, और इसका फर्स्ट स्टेप जो सोशली लिया गया था, वो किस में लिया था? 1951 में लिया गया था अपने गवर्नमेंट के थ्रू, और उसको हमने क्या बोला था?
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या बोला था? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ओके बच्चों, चले अब आता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं। अपनी एनसीईआरटी में थोड़ा सा है एवी से, मतलब वो अपना नॉर्मल लाइफ के लिए बेटर है, बट कंपटीशन मुझसे नहीं पूछा जाएगा तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। अपनी गवर्नमेंट, अगर हम क्वेश्चन पूछें एक दूसरे से कि ये सब गवर्नमेंट क्यों करे, गवर्नमेंट वैली थोड़ी ना है कि भाई वो इन सब चीजों पे ध्यान देगी। आजकल हर हॉस्पिटल के बाहर हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें लिखा होता है अपना HIV टेस्ट करवाएं। अपना हरियाणा का तो पंचकुला में ऐसा सेंटर, हम मैं जाती हूँ ना, मतलब रास्ते में आता है इसका बोर्ड, HIV टेस्ट करवाया क्या, ऐसा कुछ आता है। तो होता क्या है कि अपना गवर्नमेंट ऐसा सब क्यों कर रही है, वो क्यों करना चाह रही है? देखो वो सब ये क्यों करना चाह रही है, इस सब से क्राइम अपना जो इंडिया के अंदर, इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें, एक डाटा देखें, तो हो क्या रहा है कि जितने भी क्राइम है उसका मेजर पोर्शन जो कवर होता है, उसका रीजन जो होता है वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड होता है किसी भी इंसान के सेक्सुअलिटी इन द सेंस कि कहीं ना कहीं रीजन जो होता है वो कहाँ होता है, इस रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट के चारों तरफ घूम रहा होता है। ठीक है, कोई इंसान फिजिकली ठीक नहीं है तो वो कुछ मतलब अंधविश्वास में आके कोई और काम करने लग जाएगा, वो कहेगा कि भाई तुम ये करो, तो वो कोई ना कोई क्राइम कर देगा। अगर किसी बंदे का या बंदी का वो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है रिप्रोडक्शन को लेके, तो वो कैसे एक हेल्थी फैमिली स्टार्ट कर पाएगा या फिर कर पाएगी? अगर वो ही हेल्थी नहीं है तो उसके बच्चे कैसे हेल्थी होंगे? ये कॉमन एक्सपेक्ट है। अगर मान लो कोई लड़का है या लड़की है, वो इमोशनली या फिर सोशली ठीक नहीं है, मतलब उसका जो थिंकिंग कैपेसिटी है इन सबको रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट को लेके वो गलत है, इसी वजह से वो गलत स्टेप ले रहा है या फिर कोई क्राइम कर रहा है या फिर कोई क्राइम कर रही है, इसी वजह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट है वो सोशल इशू बन जाता है। बिकॉज मान लो अगर अपनी इंडिया में कोई भी क्राइम होता है, बीट रेप, बीट एनीथिंग, तो उससे क्या होता है बच्चों, वो एक सोशल इशू बन जाता है। इतना बड़ा सोशल इशू क्यों है? बिकॉज ये हीनियस क्राइम है। ये सब क्या है? हीनियस क्राइम है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि ये सब क्राइम जो है, ये लोग अंधविश्वास में जो विश्वास करते हैं, ये सब ना हो। क्यों ना हो? बिकॉज इस सब से होता क्या है कि किसी भी पॉपुलेशन, जो कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन है, उस पे इफेक्ट कहीं ना कहीं जरूर पड़ता है। मान लो एक चीज किसी एक लड़का या लड़की के साथ गलत होती है, तो उसके आसपास के सराउंडिंग के जो लोग हैं, मान लो 100 घर हैं, तो वो अपने बच्चों पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे, और इसी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं पढ़ने की या फिर और कोई अच्छा काम करने की, वो कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये सब इनिशिएटिव ले रही है। उनका इनिशिएटिव लेने का मतलब क्या है? वो इनिशिएटिव इसलिए लेना चाह रही है क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि सोशली हमें कोई भी इशू फेस करना पड़े इन सब चीजों की वजह से। मान लो किसी एक को HIV हुआ है तो वो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन में फैल सकता है। अगर पॉपुलेशन में फैलेगा तो मान लो इंडिया की अगर आधी से ज्यादा पॉपुलेशन HIV इफेक्टेड हो जाए तो कितना बड़ा लॉस है, पॉपुलेशन का कितना बड़ा लॉस है। और जितना पॉपुलेशन का लॉस होगा उतना ही किसी भी गवर्नमेंट का लॉस होगा। इसीलिए HIV के वो टेस्ट करवाएं, और वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा कुछ प्रिकॉशंस होती है कि आपको, अगर आप HIV पॉजिटिव है तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी है। तो वो सब ये गवर्नमेंट हमें नॉलेज देती है, गवर्नमेंट हमें अवेयर करती है, ताकि जो ये डिजीज है वो सोशली इतनी ज्यादा ना फैल जाए कि वो पैरामीटर कवर करना ही मुश्किल हो जाए। और बच्चों को गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सेक्स एजुकेशन, अपने गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि सेक्स एजुकेशन जैसा जो टॉपिक है वो कहाँ लेके आया जाए, स्कूलों में लेके आया जाए, ताकि जो बच्चों की जो एज है, प्यूबर्टी की एज है, उसमें बच्चे गलत रास्ते पे ना चला जाए। क्योंकि ये जो रिप्रोडक्टिव एक्सपेक्ट है, ये सबसे ज्यादा अगर कोई भी इंसान है वो हैंडल कर सकता है तो वो प्यूबर्टी के टाइम में ही हैंडल कर सकता है। अगर कोई बच्चा है वो प्यूबर्टी के टाइम में ही कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्टेड है, किसी गलत संगत में है या फिर किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा है, तो कॉमन सी बात है फ्यूचर में जाके कोई ना कोई क्राइम करेगा। आ रही है समझ में? तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या चाहती है, ये सब चीजें ना हो। फिर आता है एक टॉपिक, अमनियोसेंटेसिस। स्पेलिंग देख लेना यार। ओके, ये क्या है? ये एक सेक्स डेटर्मिनेशन टेस्ट है। ये क्या है? सेक्स डेटर्मिनेशन टेस्ट है।
कहते हैं ना कि भ्रूण जांच, ऐसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं उसमें लिखा होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन फिर भ्रूण जांच एक कानूनी अपराध है, दंडनीय अपराध है, ऐसा कुछ होता है। तो वो डेक्स नहीं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। amniocentesis क्या है? एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। अब हम ये देखेंगे कि ये होता कैसे है। देखें जी, ये ऐसे होता है। देखें, ये क्या है? कोई मदर है, कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, ओके। अब हुआ क्या कि ये क्या चाह रहे हैं, बीट इसकी फैमिली, बीट ये खुद, वो क्या चाह रहे हैं कि हम क्या करवाएं, सेक्स डिटर्मिनेशन करवाएं, कि हम पता करें कि हमारा जो बच्चा है वो क्या है, लड़का है या लड़की है, ऐसा कुछ वो चाहती है। तो होगा क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअल में कैसे होता है? देखिए, ये बच्चा है, बच्चे के चारों तरफ एक क्या बोलते हैं उसको, थैले टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सैक बोलते हैं जिसे, वो होती है। अब होगा क्या, डॉक्टर क्या करेंगे, ये अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड कर रहे होंगे, ठीक है, एक डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा होगा, एक डॉक्टर क्या करेगा, उसके पेट में सिरिंज डालेगा, उसके पेट में सिरिंज डालेगा, और वो सिरिंज कहाँ जाएंगे, उसके यूट्रस में, और यूट्रस में ये जो इस जो बच्चा है उसके चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है, उसके तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, फ्लूइड है। इसको हमने अमनियोटिक फ्लूइड बोला, क्या बोला, अमनियोटिक फ्लूइड बोला। इस फ्लूइड के अंदर सेल्स हैं, क्या है इस फ्लूइड के अंदर, सेल्स हैं। जब जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करके मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला ये सब बना के इम्प्लांट होता है, तब होगा क्या, इसके अंदर कुछ सेल्स होती है, इस फ्लूइड के अंदर क्या होती है, इसी जो बच्चा है उसकी सेल्स होती हैं। अब क्या करेंगे, एक सिरिंज के थ्रू क्या करेंगे, इस फ्लूइड को निकाल लेंगे, इस क्या करेंगे वो, इस सिरिंज के थ्रू उस फ्लूइड को निकाल लेंगे, और उसको कहाँ भेज देंगे, कहाँ भेज देंगे बच्चों, उसको भेज देंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फिर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी करेंगे जिसमें क्या करेंगे, वो क्रोमोसोम का पैटर्न देखेंगे, किसका पैटर्न देखेंगे, क्रोमोसोम का पैटर्न देखेंगे। जब उस सेल्स, जो सेल्स इस अमनियोटिक फ्लूइड में मिली हैं, वो क्या करेंगे, उन सेल्स का क्रोमोसोम पैटर्न देखेंगे। अगर उन्हें एक्स एक्स मिलता है तो वो क्या कहेंगे कि आपके जो अंदर पेट में बच्चा है वो क्या है, क्या है, वो फीमेल है। अगर एक्स वाई इन्हें पैटर्न मिलता है तो क्या कहेंगे हम, इसको बोलेंगे हम ये क्या है, मेल है। मतलब अगर उन्हें इस फ्लूइड से जो सेल्स मिली हैं उस पैटर्न में उन्हें एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो कहेगा कि आपके पेट में लड़की है। अगर उन्हें एक्स वाई पैटर्न मिलेगा तो वो कहेगा कि आपके पेट में लड़का है, ओके। और होगा क्या कि वो कॉमन सी बात है, फीमेल फैंटासाइड करवाने के लिए ही आए हैं, और तो उनके पेट में फीमेल होगी तो वो क्या करवा लेंगे, अबॉर्शन करवा लेंगे। अबॉर्शन करवाने के बाद वो गए और ऐसे ऐसे चेक करवाएंगे, जब इनको लगेगा लड़का है, लड़का है तो भाई क्या करेंगे, ये उसकी डिलीवरी करवा देंगे, कॉमन सी बात है, ये करवाएंगे। तो एक टाइम ऐसा था जब अपनी गवर्नमेंट को इतनी नॉलेज नहीं थी, स्टार्टिंग के टाइम की बात है, मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। हुआ क्या, आप यूट्यूब पे एक वीडियो देखना होगी, वो कम से कम आपको मिलेगी, कह सकते हैं 20-30 साल पुरानी तो होगी, मतलब यूट्यूब पे थोड़ा ना दिखाएंगे 20-30 साल पुरानी है, बट वो बहुत ज्यादा पुरानी है। उसमें हुआ क्या, देखते हैं। जब हमारी स्टार्टिंग की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि हम अपनी पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है उसको रोक सकते हैं। उन्होंने क्या इंटेंशन दिया लोगों को, उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर किसी हॉस्पिटल में लीगल कर दिया सेक्स डिटर्मिनेशन। क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे, फीमेल मिलेगी, फीमेल मिलेगी तो वो मरवा देंगे। वो चाहते थे हमारे दो ही बच्चे हो, मतलब एक बच्चा हो या फिर दो बच्चा हो, जो भी बच्चा है वो लड़का, स्पेशली पहले की जो अपनी सोच थी वो यही थी कि लड़का चाहते थे लोग। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने 5-10 सालों के लिए तो इसको कंटिन्यू रखा कि आप करवा सकते हो अपना, ये क्या बोलते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन बच्चे का करवा सकते हो, और उस टाइम अबॉर्शन भी लीगल था। तो हुआ क्या एकदम कि जब डाटा कलेक्ट किया गया, जब डाटा कलेक्ट किया गया, कब का, उस टाइम से 5-6 साल बाद का, तब क्या देखा गया कि फीमेल का इतना ज्यादा नंबर रिड्यूस हो गया है हमारी सोसाइटी में। तो ये एक इशू बन गया। इशू कैसे बन गया, अगर फीमेल ही नहीं होंगी किसी कंट्री में
तो उसके आने वाली पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी, बच्चे कैसे होंगे। तो ये सब प्रॉब्लम अपनी गवर्नमेंट ने फेस की। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने इसे इलीगल कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इलीगल कर दिया। उन्होंने बोला कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक कानूनी अपराध है, अगर कोई ये करवाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर उसको उम्र कैद की सजा होगी, ऐसा ऐसा कुछ बोलने को मिलता है। तो फिर ये क्या हो गया, इलीगल हो गया। बिकॉज फीमेल फैंटासाइड, जो क्या बोलते हैं, लड़की जो पेट में अगर लड़की होती थी उसको पेट में ही मरवा देते थे, ऐसा कुछ होने लगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया, बाद में इलीगल कर दिया। और इसी वजह से, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने अपनी गलती को सुधारने के लिए क्या किया, उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स बनाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी अपना धन, ऐसा कुछ ये सब स्लोगन डाले। और साथ के साथ उनका कहीं ना कहीं खर्चा कंट्रीब्यूट किया। लोग कहते थे कि लड़कियों का खर्चा बहुत होता है, उनकी शादियों का खर्चा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया। वो क्या करते हैं कि उनकी जब शादी होती है तो कहीं ना कहीं उनको कुछ लाखों का रुपए का मतलब कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट खुद ब खुद उन्हें देती है। तो इन सब सिनारियों से हुआ क्या, लोग समझने लगे कि बेटियां आगे बढ़ सकती है, पढ़ सकती है, वो लड़कों से ज्यादा अच्छी है या फिर लड़कों के बराबर है, ये सब होने लगा। और इस वजह से क्या हुआ, आज हमारा जो सोसाइटी में लड़कियों का नंबर है वो लड़कों के बराबर है। और कहीं ना कहीं ऐसी भी जगह है जहां पर लड़कियों का नंबर लड़कों से काफी ज्यादा है। आई समझ में। तो अमनियोसेंटेसिस आया समझ में, इसमें क्या होता है, अमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे, अमनियोटिक फ्लूइड डालने के बाद, निकालने के बाद उसको टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। अगर उसमें XX मिला तो वो क्या है, उसके पेट के अंदर लड़की है। अगर उसके अंदर क्या मिला, XY, तो वो क्या है, लड़का है। तो XY मिलते ही सॉरी XX मिलते ही उनको पता चलता लड़की है, तो वो क्या करते थे, लड़की को पेट में ही मरवा देते थे। इसी वजह से फीमेल फैंटासाइड्स का नंबर इंडिया में इंक्रीज हो गया। और इसी रीजन की वजह से इसको क्या कर दिया, इलीगल कर दिया। आई समझ में, हाँ जी, ओके आगे चले। टाइम देखती हूँ मैं कितना हो गया। ओके 27 मिनट हो गया हमारी वीडियो को। ओके जी चले, अब देखते हैं कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब हमसे पूछा जाता है कि जो हमारा जनसंख्या विस्फोट हुआ है, बी इट इन चाइना, बी इट इन इंडिया और बहुत सारी कंट्री, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उसका रीजन क्या है। तो रीजन हमसे कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे कि जो डेथ रेट है, किसकी डेथ रेट है, किसकी, MMR, IMR। देखो M से क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो अब हुआ क्या है यहाँ पे, देखो कि जो MMR और IMR है, MMR क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि कोई भी जो मदर है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी के टाइम के बाद है, पार्चुरेशन के बाद है, या फिर जब उसका बच्चा छोटा है, मतलब जब वो मदर एक टाइम पीरियड में है, तो अगर उस टाइम उसकी बाय चांस डिलीवरी के टाइम डेथ होगी, या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही किसी वजह से डेथ होगी, या फिर प्रेगनेंसी में उसे कुछ ऐसी बीमारी होगी कि डिलीवरी के बाद कुछ महीने वो जिंदा रही, बाद में उसकी डेथ होगी, तो ये क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। फिर आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, किसी भी बच्चे की, नवजात बच्चे की क्या हो जाना, डेथ हो जाना। जैसे वो अपने माँ के पेट में है, इसी वजह से मान लो किसी भी रीजन की वजह से हुआ क्या, वो पेट में ही मर गया, या फिर वो मरा हुआ पैदा हुआ, या फिर डिलीवरी के बाद क्या हुआ, डिलीवरी के बाद कुछ ऐसा हुआ कि उसकी डेथ होगी, या फिर उसे ऐसी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली जिस वजह से उसकी डेथ होगी। तो ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, अच्छा अच्छा इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है बच्चों के लिए। टीकाकरण जैसी जो प्रोसेस है, इम्यूनाइजेशन जैसी प्रोसेस है, उसको बढ़ा रही है। और बच्चों को चार्ट मिलता है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी माँ को क्या मिलेगा, एक चार्ट मिलेगा,
उस चार्ट में क्या हुआ कि आपके बच्चों को ये टीका लगवाना है, और वो टीका लगवाना जरूरी भी है, बिकॉज उससे क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी जो डेडली डिसीज है उनके अगेंस्ट इंक्रीज होती है, ताकि बच्चे को ऐसी डिजीज का शिकार ना होना पड़े इन फ्यूचर। और मदर को भी टीके लगते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि वो भी ऐसी किसी भी चीज का शिकार ना हो जिससे उसकी डेथ हो जाए। तो गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की कि ये दोनों रेट क्या हो गए, डिक्रीज हो गई। इसी वजह से देखो, किसी भी कंट्री के अगर बच्चे मरेंगे ही नहीं तो कॉमन सी बात है, पॉपुलेशन आगे से आगे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो पहला रीजन तो आपको ये समझ में आ गया। दूसरा क्या है कि रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब यंग एज के जो बच्चे हैं, यंग एज वाले लोगों का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऐसे देखो, यंग है तो कॉमन सी बात है, रिप्रोड्यूसिंग है, रिप्रोड्यूसिंग का मतलब यंग ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं भाई, बच्चे थोड़ा ना रिप्रोड्यूस करेंगे, बूढ़े थोड़ा ना रिप्रोड्यूस करेंगे। तो कॉमन सी बात है, यंग जो पॉपुलेशन में जो यंग लोग हैं, बीट मेल बीट फीमेल, उनका नंबर क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी वजह से वो रिप्रोड्यूस ज्यादा करे, रिप्रोड्यूस ज्यादा करने की वजह से क्या हो रहा है, उनके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं तो कॉमन सी बात है क्या हो रहा है, हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अब आता है स्टेप टेकन टू कंट्रोल पॉपुलेशन। देखें, अब गवर्नमेंट ने इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए क्या क्या स्टेप लिए, तो लिखेंगे हम स्टेप। आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ना फास्ट पढ़ा रही हूँ, पता नहीं। डीप ब्रीथ। हाँ जी, देखिए, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्टेप लिए ताकि वो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोक सके। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कानूनी क्या किया, कानूनी जो अपना लीगल एज, स्टैट्यूटरी राइज इन मैरिजेबल एज, मतलब कि उन्होंने क्या कहा, ये जो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पहले का लिखा हुआ है तो मैं अभी वो पहले वाला ही बता रही हूँ। उन्होंने कहा कि शादी मेल की कब होगी, जब वो कितने साल का होगा, 21 ईयर का। फीमेल की शादी आप तभी कर सकते हैं जब वो 18 ईयर की हो। अगर इससे कम एज में आप किसी लड़के की या लड़की की शादी कर रहे हैं तो उसको हम बाल विवाह बोलेंगे। एक टाइम ऐसा था जब राजस्थान, हरियाणा और पंजाब इस साइड क्या होता था, बाल विवाह, समझते हो बाल विवाह, मतलब बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, और जैसे ही बच्चे 11-12 साल के होते थे उनको साथ में रहने के लिए कह दिया जाता था। और कॉमन सी बात है, वो साथ रहेंगे तो बच्चे प्रोड्यूस होंगे। तो 20 जब वो लड़कियां 20 साल की होती थी तब उनके कम से कम 6-7 बच्चे हो जाते थे। सुनते ना अपने नाना नानी, पड़नाना नानी के 12-12, 13-13 बच्चे थे, क्योंकि उनकी शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी भाई। और जब तक उनका रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम चल रहा है तब तक वो बच्चे पैदा करते थे, बच्चे पैदा करते रहते थे, करते रहते थे। तो होता क्या था, इसी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। फिर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेके आए अपना गवर्नमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट लेके आए। एक पहला कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने शादी की एज को ही क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ताकि पहले जो टाइम पीरियड है उसमें बच्चे प्रोड्यूस ना हो, एक टाइम बाद ही बच्चे प्रोड्यूस हो। और दूसरा क्या कर दिया उन्होंने, दूसरा क्या कर दिया था, एक सेकेंड, हाँ जी, फैमिली प्लानिंग। मेरा दिमाग आज कहीं और ही है शायद। देखें, फैमिली प्लानिंग उन्होंने क्या इंड्यूस किया, फैमिली प्लानिंग जैसे प्रोग्राम्स को लेके आए, जैसे हम दो हमारे दो, ओके, हमारे दो, मतलब उन्होंने कहा कि आप 2 ही बच्चे करें, चाहे आपकी लड़कियां हो 2, लड़के हो 2, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, 2 ही बच्चे करने हैं, उससे ज्यादा आपको बच्चे नहीं करने हैं। तो इसीलिए
ये गवर्नमेंट क्या लेके आई, फैमिली प्लानिंग जैसी सिचुएशंस को लेके आई, मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स को लेके आई जिसमें पहले जो 13-13 बच्चे होते थे वैसा नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, हम दो हमारे दो करना है। लेकिन आज प्रेजेंट सिनारियो में हो क्या रहा है, हम दो हमारे एक जैसा स्लोगन है कि आप एक ही बच्चा करें। लेकिन पहले टाइम में क्या था, मतलब थोड़े टाइम पहले की बात है, उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव डाला था, हम दो हमारे दो। ओके बच्चों, हाँ जी। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। देन वी स्टार्ट अवर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। आज हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कंप्लीट कर लेंगे। एक सेकंड मैं नाम बता देती हूँ उनके जिन्होंने मुझे कहा था कि आपको ये टॉपिक पढ़ाना है। एक सेकंड बच्चों, व्हाट्सएप पे सर ने मुझे बताया था। समवन कौन है भाई ये, अर्पणा यादव है कोई, एंड प्रियंका कुमारी है। ओके, तो इन्होंने कहा था कि आप ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी हैं उस पे वीडियो बनाएं ताकि हमें समझ में आए। तो अब हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने उससे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से पहले पहले जितना भी एनसीईआरटी में था वो मैंने बता दिया है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाटा जो बीच में रह गया तो आप उसको खुद से पढ़ें, क्योंकि मतलब ऐसे थोड़ा ना पूछेंगे 2005 में आपके एक्सप्लोजन मतलब पॉपुलेशन इतनी थी उतनी थी, ये नहीं पूछेंगे। तो आप क्या देखें, आप इतना पढ़ें। 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे, उसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे। ओके।